नमस्ते। आज मेरे साथ हर्षवर्धन भाई साहब। हर्षवर्धन भाई साहब, आप जो लोग जानते हैं, वायुदूत के पूर्व चेयरमैन, और उसके बाद इस समय बहुत से सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। और मुझे अगर जहाज के बारे में कुछ भी समझना होता है और मेरी बातें बहुत एलिमेंट्री होती हैं, मैं हरदम कहता हूं, तो वो शायद एक ही दो लोग हैं, और उसमें से जहाज के बारे में केवल हर्षवर्धन भाई साहब हैं जो मेरी एलिमेंट्री बातों को भी बहुत सहजता से समझा देते हैं। अ, अजय मेरे साथ है। अजय को आप सब लोग रेगुलर देखते रहते हैं। अजय मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। हर्ष भाई साहब, आज आप को हम और अजय जरा आपसे कुछ मैं बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस, अजय शायद थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस को प्रोब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल एक आज सुबह पेपर जब उठे तो एकदम से आया कि रिपोर्ट आ गई है, और कारण ये जो बताए गए हैं वो कुछ अजीब से हैं। अजय, यहां से आप ले लीजिए, आप थोड़ा हर्ष भाई साहब से, क्योंकि जो कारण बताए गए हैं वो कुछ ये लग रहा है कि हमारे हमारे जो गांव में ट्रैक्टर चलाता है ड्राइवर, वो कोई ट्रैक्टर चला रहा था और उसने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया कि भाई क्या हो गया। पापा या मेरे भाई डांटते रहते थे, अरे तुम वो हो गया, बिना तेल के तुमने ट्रैक्टर चला दिया, मोबाइल नहीं देख चेक किया। कुछ उस तरह की बात आ रही है कि पायलट लोगों ने कुछ उस तरह का काम कर दिया इंजन के साथ ही हुआ। मैं मैं बहुत बेसिक क्रूड भाषा में कह रहा हूँ। अजय, आप यहाँ से थोड़ा जी हर्ष भाई साहब से बिल्कुल जी। जी नमस्कार सर। सर, ये रिपोर्ट के बारे में मैं शुरू करता हूँ आपसे। जो रिपोर्ट आई है, उसके कंटेंट पे धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन एक चीज ये थी कि ये रात को ऐसा बोला गया है कि ये 12 बजे या 1 बजे रात में रिलीज की गई है। तो उससे हुआ क्या, हमारे यहाँ पे मिडनाइट थी और यूएस में उस समय दोपहर के 2 बज रहे, 12 बज रहे, मतलब के लिए बिल्कुल जैसे ही वो अपलोड हुई वो उनको एक्सेस मिल गया। उधर लंदन, जर्मनी सब में शाम हो रही थी, 7 बज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में 4 बज रहे थे। केवल भारत ऐसा था जिसके यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। वो रिपोर्ट हमारी सरकार ने दी, लेकिन वो चुपके से रात को लोड की गई। जब मैं उठाऊं, मैं 5 बजे उठाऊं, और मैंने जब तक वो डाउनलोड की तब तक ये जो नैरेटिव है जो आनंद ने अभी बताया, ये वेस्टर्न यूट्यूब चैनल और मीडिया में ये फैल गया एकदम से। और जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो मतलब वो बिल्कुल ही नैरेटिव कुछ और ही था, और उसको घुमा फिरा के दे दिया। तो मैं ये एक चीज जानना चाहता था कि क्या ये बड़ा कॉमन है कि एक्सीडेंट रिपोर्ट्स रात में ही अपलोड होती हैं, या ये वन ऑफ केस था ये सर, जो इस ये रिपोर्ट ही एक ऐसी है जो रात में अपलोड की गई। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि जो ये रिपोर्ट है इसमें जो कंटेंट है उन पे कुछ वेस्टर्न मीडिया की एजेंसीज के कमेंट इस रिपोर्ट के रिलीज होने से पहले ही आ गए थे, ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन पहले। और कई बार तो ये होता है, आप लोग भी मीडिया में हैं, आनंद वर्धन तो बहुत सालों से मीडिया में है, तो कई बार ये होता है कि आप विश्वस्त सूत्रों से बताते हैं और जब वो एक्चुअल रिपोर्ट आती है तो उसमें थोड़ा फर्क होता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उससे पहले जो उनके जो ऑब्जर्वेशन आए और जो स्पेसिफिक जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने इसको प्रेजेंट करा, तो वो सारे कंटेंट बिल्कुल सेम थे जो एक्चुअल रिपोर्ट में आए। दूसरी बात ये है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइमिंग का पता है। हमारा वह काम करने का टाइम 9 बजे से 6 बजे होता है, और सैटरडे ऑफ होता है। तो इनवेरिएबली कोई भी रिपोर्ट जो है वो दिन में मैक्सिमम 6 बजे से पहले पहले रिलीज करी जाती है। ये पहली बार मुझे देखने को आया कि मिडनाइट में वो रिपोर्ट अपलोड हुई। तो हो सकता है कि मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग इसलिए नहीं देता हूँ कि रिपोर्ट, क्योंकि इंडिया के कंसर्न में थी तो आज नहीं तो कल डिस्कस होना था। और जो हो सकता है कि एक उद्देश्य ये भी रहा हो कि उसको आप लेट नाइट करें तो जो प्रिंट मीडिया है उसमें नहीं जा पाए, क्योंकि टेलीविज़न मीडिया तो आप किसी भी टाइम रिपोर्ट डालेंगे तो उस टाइम ही उसको पिकअप कर लेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये एक अनयूजुअल सिचुएशन थी, और ये कुछ क्योंकि वीकेंड पे आई और लास्ट मिडनाइट में 2 बजे के करीब वो रिलीज हुई है,
तो वो भी अपने आप में एक कुछ हद तक प्रश्न चिन्ह लगाता है, पर उससे जो रिपोर्ट के कंटेंट हैं उसके कंटेंट से कोई उसका लेना देना नहीं है। शायद सरकार या सरकारी एजेंसियों का ये प्रयास रहा कि इस पे कम से कम ऑब्जर्वेशन अभी आए। हालांकि एक इंटरिम रिपोर्ट है, इससे जैसे आप तो खुद समझते हैं कि ये इससे काइंड ऑफ स्टेटस रिपोर्ट जो उन्होंने अभी तक देखा उसको एक मेंशन करा है, इसमें कोई भी एनालिसिस या इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है। तो उसमें इस तरह की सावधानी या कोई केयरफुलनेस होने वाली कोई ऐसी मुझे बात नजर नहीं आई। पर जो भी है, और पर जो ज्यादा मुझे उस आपके ऑब्जर्वेशन से ज्यादा जो मुझे थोड़ा विचित्र लगा वो ये लगा कि वेस्टर्न मीडिया हमारे से 2 दिन पहले से उन सब चीजों पे कमेंट कर रहा है कि ये ऐसा आ रहा है और ऐसा हुआ और ये कारण हुए। तो एक तरह से अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखें तो उन सब का स्वर समवेत है, वो सब एक स्वर में जो है वो यही बार बार कह रहे हैं कि भाई वो फ्यूल नोजल जो है उनको आपने डिस्टर्ब करा, फ्यूल स्विचेस को, और वो पायलट एरर की तरफ उनका इशारा है। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, पर बेसिकली क्या है कि प्रयास ये रहा कि पहले राउंड में जैसे वो कहते हैं ना कि एक इमेज मेकिंग का एक एफर्ट करा गया कि आप जो है किसी पे डाल दें ताकि आप पे जिम्मेदारी ना आए। हर्षवर्धन भाई, जी तब मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बेसिकली बहुत से दर्शक ये समझना चाहेंगे, ये जो कह रहे हैं कि वो फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया गया, फिर स्विच ऑन किया गया, 2 इंजन थे, दोनों का किया गया, पायलट के बीच कुछ बता रहे भी रहे हैं कि बातचीत हुई कि एक ने पूछा कि क्या आपने ऑफ किया है, उसने कहा मैंने ऑफ नहीं किया। इस पे जरा आप एक टिप्पणी कर दी कि ये क्या होता है फ्यूल स्विच, कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, ऑपरेट होता है, कब ऑफ होता है, कब ऑन होता है, उस पे एक जरा टिप्पणी कर दे, फिर हम लोग रिपोर्ट पे आएंगे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि फ्यूल स्विच जो है वो पायलट के पास जो पैनल लगा होता है वहां पे होता है, और उसको आप पहले, उसमें एक लीवर होता है, पहले आप उसको उठाते हैं और फिर उसको एक पोजीशन से चेंज करते हैं। तो ये कोई जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच है ऑन ऑफ वाला, वो स्विच नहीं है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट इन्वॉल्व होता है। और इनवेरिएबली आप देखते हैं कि जब भी आप जहाज की फ्लाइट को कंप्लीट करते हैं, जहाज अपनी पूरी यात्रा खत्म करके एक स्टैंडिंग पोजीशन में आता है और खत्म करता है, तो सबसे आखिरी एक्शन जो पायलट का होता है वो फ्यूल कट ऑफ होता है, जिसमें आप स्विच को ऑफ करते हैं। तो इन बिटवीन आप फ्यूल स्विच को तभी छेड़छाड़ करते हैं जब अगर आपको फ्लाइट के टाइम में या किसी स्टेज पे ये लगे कि किसी इंजन में खराबी है, और उस खराबी को की वजह से उस इंजन की के उस प्रॉब्लम को आगे ना बढ़ाने दिया जाए, तो हम उसको कट ऑफ करते हैं। तब ये कोई बहुत इमरजेंसी में करा जाता है, पर ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 5 सेकंड में वो आ जाए। अब जो इसके आपने दूसरे विषय बताया है उसको विस्तृत जब चर्चा होगी तो उसमें लेंगे, क्योंकि वही आज की डिस्कशन का मेन फोकस है। तो जी अभी हम उसमें अगर उस डिस्कशन में चले गए तो बहुत सारे और इश्यूज हमारे रह जाएंगे। जी जी जी। जी जी सर, अब ये एक स्टेटस रिपोर्ट है, जैसा आपने कहा कि क्या सिचुएशन थी, और वो पहले 13 पेज में लगभग यही बताया है और अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्या हुआ है। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड। लेकिन लास्ट के 2 जो पेजेस हैं उसमें थोड़ा उन्होंने दूसरी चीजें भी डिस्क्राइब की हैं, जैसे ये पायलट का इश्यू और फ्यूल स्विच का इश्यू। लेकिन जब आप इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आप ये कहते हैं कि वी विल नॉट ब्लेम एनीवन इन दिस रिपोर्ट, जो बात बिल्कुल सही है, जब तक आप पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने लास्ट लाइन, अगर 2 लाइनें आप पढ़ें, at the stage of investigation, there are no recommendation actions to Boeing 787 और GE engine operators. और उसके अगली लाइन में ये कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग एंड द इन्वेस्टिगेशन टीम विल रिव्यू, एग्जामिन एडिशनल एविडेंस, रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग सॉट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो अब ये आप एक तरह आपने जीई और बोइंग को सीधा यहाँ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बोल दिया,
तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि आप नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन। आपका आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, बिकॉज जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हादसा हुआ, और जो इसी रिपोर्ट में भी जो फैक्ट्स आए, और उससे पहले भी जो इस हादसे के हम लोगों ने स्टडी करी, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल रोल जो है वो बोइंग और जी इंजन दोनों का आता है। और अगर आप उसको इन फैक्ट्स को नहीं भी लें, कोई डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल फैक्ट को नहीं भी लें, तो भी जब तक आप पूरी कंक्लूजन पे नहीं आ जाते, तब तक कोई भी एलिमेंट, वो चाहे कंट्रोल टावर है, चाहे वो पायलट है, चाहे वो जहाज का की फंक्शनिंग है, चाहे वो इंजन है, चाहे वेदर है, तब तक आप किसी भी एरिया को कोई क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। तब तक आप जो है उसको, एवरीबडी इज अ सस्पेक्ट टिल यू कम टू द फाइनल कंक्लूजन, जब तक वो फाइंडिंग्स आपकी आखिर तक आ नहीं जाती। तो मेरे हिसाब से अगर आप वैसे भी रिपोर्ट देखें, जिस तरह का बिहेवियर है, वो कोई डेफिनेटली इस रिपोर्ट के थ्रू एक अटेम्प्ट करी गई है कि उसमें कहीं ना कहीं बोइंग और जी इंजन को एक तरह का एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है कि भाई बाकी सबको आप देखिए, ये तो अभी ये लोग जो हैं ये क्लीन है, जांच के दायरे से हैं, बाहर हैं। जबकि उसी रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि 2018 में उन्होंने एक रिकमेंडेशन उस फ्यूल स्विच के बारे में दी थी। तो मेरे हिसाब से तो उसमें उस एडवाइजरी को, अगर अभी कुछ हुआ है और अगर वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं भी है, तो भी उस एडवाइजरी को उन्हें मैंडेटरी करना चाहिए, इवन बिफोर एनी आउटकम ऑफ दिस, क्योंकि रिपोर्ट आने में तो समय लगता है। और ये जो है ये इतनी जल्दी ये कहना कि साहब हम जी और बोइंग को इस दायरे से बाहर कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है, और एक तरह से कि बायस्ड रिपोर्ट है। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जी जी। वैसे मैं एक चीज और, मैं कुछ कुछ बेसिक्स पूछता रहा हूँ। ये जो जिसने भी ये रिपोर्ट की, ये कौन लोग थे? मतलब ये जो कमेटी थी, इसमें कौन कौन था? उसमें भारत के हित वाले कौन थे? बोइंग का हित कौन देख रहे थे? जरा ये कौन लोग थे जो लोग नहीं, के देखिए ऐसा हवाले होता से है कि रिपोर्ट आई? देखिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की, तो उसमें एक तो जो आपका जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इन्वेस्टिगेशन की उस होस्ट कंट्री की होती है। तो हिंदुस्तान में एक्सीडेंट हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो उसकी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनका मेन रोल होता है। तो उसमें वो कमेटी ऑफ इंक्वायरी में एक हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट करते हैं। हिंदुस्तान में जैसे उन्होंने अभी एक बहुत सालों तक तो जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन था वो डीजीसीए का हिस्सा था, पर अभी उन्होंने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अलग बना दिया है, तो वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दी है। तो उसके हेड को उन्होंने बनाया है, उसके साथ जो है एक्सपर्ट होते हैं, जो एक तो इंजीनियरिंग की तरफ से होता है, एक ऑपरेशंस की तरफ से होता है। तो वो लोग उसको असिस्ट करते हैं। पर क्या होता है कि जो तीन चार और एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है जिस कंट्री का जहाज होता है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ एज ऑब्जर्वर एसोसिएट होता है। और उसी तरीके से जिस कंट्री के लोग ज्यादा उसमें, जैसे हिंदुस्तान से वो अमेरिका, वो इंग्लैंड जा रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रेजिडेंट की वजह से रिक्वेस्ट करी, तो हमारे लोगों ने उनको ऐड करा। वैसे वो कोई इतना जरूरी नहीं होता था, बेसिकली तो ये हमारी अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है। तो अब उसमें मेरे ख्याल से उसमें हमें जाने का से कोई बहुत औचित्य नहीं है, अच्छा, क्योंकि ठीक है। हमारा जो पर्पस है वो है कि हमें फोकस करना है इंसिडेंट पे, और उस इंसिडेंट की कितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर वो क्योंकि बात है ना, देखिए ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हर आदमी को फ्रीडम होती है कि वो अपना व्यू पॉइंट रखे।
और जिसको भी और ये कोई इतने सिंपल कट एंड ड्राई केसेस भी नहीं होते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर एक्स रीजन देखा और वो निकल गया, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इससे वेरी मेजर एक्सीडेंट और इंसिडेंट। तो उसमें पास्ट हिस्ट्री में आपको जाना होता है कि इफ देर इज एनीथिंग, सो देर इज लॉट ऑफ वॉल्यूमिनस डेटा टू बी स्कैन थ्रू। और जहाज के बिहेवियर पे, उसी जहाज के बिहेवियर पे नहीं बल्कि उसकी फैमिली के बिहेवियर पे, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास रिकॉर्ड पे, वो सारी चीजों को हमें देखना होता है। तो इट्स नॉट ए इजी सिंपल थिंग। तो बट मेरे ख्याल से उसको अगर हम बहुत ज्यादा उसमें जाएंगे तो इतना हमारा डिस्कशन का भी दायरा इतना विस्तृत हो जाएगा कि फिर हम उसमें कोई मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है। जी सर, अब मैं जैसा मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट थोड़ी सी बायस्ड है, और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारी थिंकिंग को एक डायरेक्शन में वो भेजने की कोशिश की गई है, खासकर टू ब्लेम द पायलट। ना इस संदर्भ में मैं आपसे जो क्वेश्चन मेरा था कि रैंडम कन्वर्सेशन ऑफ पायलट्स, आपने सिर्फ 2 सेंटेंसेस आपने पब्लिक कर दिए। पूरा 1.5 मिनट का पीरियड था जब व्हेन द एयरक्राफ्ट वाज लाइंड अप फॉर टेक ऑफ, और जब तक क्रैश हुआ है उसमें काफी कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन आपने सिर्फ ये फ्यूल स्विच वाला आपने पब्लिक कर दिया। और दूसरी चीज, जब पूरा जहाज डुअल इंजन फेलियर है या जो भी उसकी वजह रही, आपने इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी रिपोर्ट में कहीं पे एक टेबल भी नहीं दिया है कि उसकी कितनी थ्रस्ट थी, लेफ्ट इंजन क्या था, राइट इंजन क्या था, व्हेन डिड इट लूज थ्रस्ट, व्हेन डिड इट कम डाउन। ये बिल्कुल मिसिंग है इसमें। तो जब आप खुद ही एक टॉपिक ओपन करते हैं तो या तो आप उसे कंप्लीट करिए, अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ वेरी बायस्ड रिपोर्ट कि आपने वो 2-3 शब्द बता दिए कि अब आप सोच लो ये पायलट ने ही गलती की है। नहीं, देखिए ऐसे है कि एक तो बात ये है कि जितनी भी, क्योंकि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है तो उसमें आप जितने भी सेलिएंट पॉइंट्स हैं वहीं तक लाते हैं। दूसरी बात ये, जो वॉल्यूमिनस डेटा है वो अभी इसलिए पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो फिर तीसरा फैक्टर ये है कि अभी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा, क्योंकि जो लोग इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज जो है उस पर एक अपना प्रश्न चिन्ह है। और इतनी जल्दी वो ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े सिस्टम को ओवरनाइट इन्वेस्टिगेट करे, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो एक ये एक तरह से एक ये रिपोर्ट ऐसी है कि आपको कुछ देना था 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपने वो बना के भेज दिया कि भाई हमने एक कंप्लायंस कर दिए कि 30 दिन के अंदर एक रिपोर्ट आई। रही बात पायलट कन्वर्जेशन की, इस रिपोर्ट से, जैसे मैंने 1-2 बार पहले भी मेरे कई इंटरव्यू हुए, मैंने उन पे कहा है कि कुछ आंसर्स निकले हैं, कुछ नहीं निकले हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रिपोर्ट जो है वो इट थ्रोज मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं। तो उस चीज को अभी हमें लेके चलना है, क्योंकि अभी इसको अब कहना जो है वो बहुत एक प्रीमेच्योर है। तो मेरा मानना है कि जहां तक पायलट्स की कन्वर्जेशन है, वो पायलट की कन्वर्जेशन उन्होंने भले ही एक तरफा ये कोशिश करी हो कि वो आप पायलट पे डालें या उसमें ह्यूमन एरर को दिखाएं, पर वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जहां पायलट का कन्वर्जेशन वो दिखा रहे हैं, वही उसकी डिफेंस में सबसे बड़ा आर्गुमेंट है। क्योंकि जो देखिए, जो बिहेवियर है मशीन का, वो कहीं भी 2-3 चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हैं यहाँ पे। बल्कि मैं पहले से बताऊं आपको, क्या होता है कि जहाज के जब क्रैश होता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट होती है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है सैबोटाज तो नहीं है, तो सैबोटाज इज रूल्ड आउट। दूसरा होता है कि वेदर का कोई फैक्टर तो नहीं है, वो भी रूल्ड आउट है। तीसरा फैक्टर है कि उसमें जहाज में कोई पास्ट इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं थी जिसको आप डायरेक्टली इस एक्सीडेंट से कोरिलेट कर दें, विच वाज इग्नोर्ड।
तो वो भी फैक्टर रूल्ड आउट है। पायलट्स का एक्सपीरियंस जो है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पे एक और बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर था, जिस तरह से ये एकदम टेक ऑफ करते ही समरसॉल्ट करा है एयरक्राफ्ट ने, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि पायलट ने पूरी थ्रस्ट के साथ टेक ऑफ करा कि नहीं। कई बार ये होता है कि साहब आप रनवे पे हैं और समटाइम्स आप अंडर पावर टेक ऑफ कर जाते हैं और फिर उसको बाद में जो है उसे स्पीड को कवर अप कर लेते हैं। इस बहुत रेयर होता है, पर बहुत एक्सपीरियंस पायलट पर इससे ह्यूमन हैंडलिंग तो आप उसको कहीं रूल आउट नहीं करते, तो वो सिचुएशन भी नहीं है। सिचुएशन ये है कि इसमें दो फैक्टर बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि जो कुछ हुआ वो उसका जो फोकस टाइम है कॉन्सिक्वेंसेस का, वो लेस देन 10 सेकेंड्स का है। करेक्ट। दूसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो उसको बार बार वो अभी उसको हम लोग प्रॉपर एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं, कि वो जो रैम एयर टरबाइन का डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हुआ है विच इज बेस्ड ऑन सेंसर्स। तो वो जो है वो ऐसे ही, मतलब हर मशीन में ऐसे ही नहीं चालू हो जाता। वो जब तक वो अपना कुछ इंटरनल मैकेनिज्म में किसी फेलियर को डिटेक्ट करता, ओनली देन दैट सेंसर गेट्स एक्टिवेटेड। तो वो दोनों चीजें। अच्छा, फिर आपका जो टेक ऑफ के टाइम में स्विच आपका ऑन है, उसके बाद उस पर्टिकुलर मूवमेंट में दोनों स्विच जो है वो 1 सेकंड के इंटरवल पे बंद हुए हैं, जो फ्यूल सप्लाई है। अब अगर आप, मैं कहता हूँ कहीं अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होता, तो पहले स्विच को आप मान भी लिए, दूसरा स्विच जो है विच इज नॉट इजी ऑल्सो, इट इज नॉट, जैसे मैंने कहा ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है, पर मान भी लीजिए तो भी क्या है, दूसरा स्विच जो है वो 1 सेकंड में आप नहीं बंद कर सकते। अच्छा, जब पायलट वो कह रहा है कि साहब, कैप्टन पूछ रहा है कि आपने को पायलट से कि आपने तो इसको स्विच को नहीं ऑफ करा, उसने कहा नहीं करा, तो विच इज ए वेरी क्लियर इंटरप्रिटेशन कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेट, मतलब जो रैम एयर टरबाइन का जो खुलना है, उसको आपको कहीं ना कहीं उसके जो इंटरनल मैकेनिज्म है उससे वो करना पड़ेगा। तो ये जो है कहीं एक, इसको हम कहते हैं सिस्टम माल फंक्शनिंग। तो सिस्टम माल फंक्शनिंग की तरफ आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और उसमें इंजन की परफॉर्मेंस भी आएगी। एक अगर आप, क्योंकि हम आम दर्शकों के भाषण के लिए इस कार्यक्रम को चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अगर आम दर्शकों की भाषा में कहूँ तो देखिए ऐसा है कि कई बार आप देखते हैं कि आपके घर में 1 सेकंड के लिए बिजली चली जाती है, बिजली गई और फिर एकदम से आ गई, तो उस बीच में बिजली तो आ जाती है, पर जो आपके बाकी सिस्टम है, कंप्यूटर जो चल रहा था, जो आपका इंटरनेट चल रहा था, उन सबको रिबूट होने में टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बिहेवियर को देखें तो वहां से वो बिहेवियर जो है वो टैली करता है। जी और मैं जो हर्षल भाई जी जी, नहीं, मैं सिर्फ एक आम आम को समझने के लिए मैं फिर से इसको रिपीट कर लूं। फ्यूल स्विच स्विच ऑफ हुआ, और जैसा कहा जा रहा, भाई मैं तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल के उसमें, वो 2-3 सेकंड के अंदर स्विच ऑन भी हो गया, मतलब 1 सेकंड के फिर अंदर हुआ चल फिर रहा स्विच ऑन भी हुआ, फिर चल पड़ा। तो है। ये जो बात आप जो समझा रहे हैं कि जैसे लाइट जाती है, मेरे यहाँ भी अगर लाइट चली जाएगी तो मेरा खट से बॉटम खत्म हो जाएगा, मेरा नेट बंद हो जाएगा और मैं यहाँ से ब्लैंक हो जाऊंगा, और फिर मुझे आने में टाइम लगेगा। वो मैं 1 सेकंड, मतलब मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं आऊंगा। भले ही बिजली बैकअप है, एक जनरेटर स्टार्ट होता है, वो 1-2 सेकंड के अंदर आता है, लेकिन मॉडर्न फिर से पूरा रिबूट होके आएगा। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल स्विच ऑफ और ऑन हुआ था, अब वो ह्यूमन एरर से हुआ था, कि वो सिस्टम फेल्योर था, कि वो इंजन का कुछ था, वो क्यों हुआ था? अब सारी सारी जो जांच है वो इसी पे केंद्रित रहेगी। देखिए ऐसा है ना कि अभी ये प्रीमेच्योर है कि फिर तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं।
अभी जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस रिपोर्ट से आई है, वो रिपोर्ट से ये आया है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन का फोकस एरिया है, अब वो दो एलिमेंट पे आके टिक गया है। एक है ह्यूमन एलिमेंट, कि कहीं पायलट का कोई इसमें इंटरवेंशन था कि नहीं, और दूसरा है कि हाउ द मशीन बिहेव्ड। अभी दूसरी बात यह है कि एयरक्राफ्ट में इतने स्टैंड बाइज होते हैं कि वो, जैसे आपने कहा कि वो सिस्टम को नॉर्मल सिस्टम को रिबूट होने में टाइम लगता है, एयरक्राफ्ट में वो इट कैन हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। नाउ जैसे वो खुद ही वो रीड आउट खुद ही दिखा रहे हैं, जो उन्होंने डेटा उन्होंने मेंशन करा है रिपोर्ट में, कि वो स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद चल पड़ा। पर वहां पे एक और दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर आता है कि एक इंजन ने तो पावर ले ली, दूसरा इंजन जो है उतनी थ्रस्ट नहीं ले पाया जितनी थ्रस्ट उससे एक्सपेक्टेड थी, एंड दैट बिकेम द कॉज ऑफ बेसिकली कि फैक्ट कि वो आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाए, एंड दैट इज वेयर इट फेल डाउन एंड क्रैश्ड। तो वो जो है वो एक सिग्निफिकेंट एरिया है। अब उसके कारणों को ही ढूंढना जो है, वहीं सारी इन्वेस्टिगेशन की जो अप्रोच रहेगी, और इन्वेस्टिगेशन का फोकस वहीं पे है। पर अभी मैं तो ये नहीं कहता कि आप उस ह्यूमन एरर को टोटली निकाल दें, उसमें दे कुड बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। पर ये कहना कि साहब खाली वो ह्यूमन एरर पे ही या पायलट के रोल पे डिपेंडेंट था, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम उस फोकस एरिया में हैं। वो तो जब वो पूरी रीड आउट आएंगी, जब पूरा आप उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें वो रहता है। और दूसरी बात ये ना कि जैसे आपने देखा कि अगर जो हमारा सवाल इन्वेस्टिगेशन से नहीं है, हमारा सवाल ये कि इंक्वायरी को एक तरफा इस तरह से बनाया जा रहा है कि जिसमें ब्लेम जो है वो अगर कहीं मैन्युफैक्चरर का किसी वजह से है, तो वो उस पे ना रह के उस डेड पायलट पे चला जाए। जबकि मेरा अपना मानना है कि उस डेड पायलट के लिए की कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं है। उसके वो इंस्ट्रक्टर पायलट था, मतलब वो कोई रेगुलर खाली कैप्टन ही नहीं था, वो जो इंस्ट्रक्टर पायलट दुनिया भर के उसने सिमुलेटर एक्सरसाइजेस कर रखी थी। और ऐसा मतलब आफ्टर द इंसिडेंट उसके बाद का भी जो बिहेवियर है, उसमें दे डिड ट्राई टू पुल अप। ऐसा नहीं कि दे जस्ट लेफ्ट इट टू द डेस्टिनी, they did try to pull up and come out of the crisis, only then they went for that mayday message। पर क्योंकि वो हाइट बिल्कुल कम थी, अगर मान लीजिए 6-7 हजार फीट की हाइट पे ये हादसा हुआ होता, तो पायलट कुड हैव मैनोवर्ड। अब वो हाइट ही इतनी कम थी कि उसमें कुछ टाइम ही नहीं था, उसमें वो तो एकदम से लूप बन गया, एंड इट फेल डाउन इन द लूप फॉर्मेशन। जी जी सर, थोड़ा सा अब लास्ट में मैं दो तीन क्वेश्चन है जो आउटसाइड दी रिपोर्ट है। जी। एज अ ट्रैवलर, हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है, हाउ सेफ आर इंडियन एयरलाइंस के जो जहाज हैं, इनके मेंटेनेंस वगैरह आपके ओपिनियन में क्या सभी एयरलाइन रेगुलरली करती हैं? हालांकि इस एयरक्राफ्ट में कोई इश्यू नहीं था, ये बात सामने आई है, इट वाज वेल मेंटेन्ड, देयर वाज नो इश्यू इन द एयरक्राफ्ट। बट कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि ये एयरलाइन दे आर कटिंग शॉर्ट दिस, कटिंग शॉर्ट दैट। तो ओवरऑल एक जनरल पिक्चर जरा हमारे दर्शकों को दीजिए, हाउ सेफ इज इट टू ट्रैवल इन इन इंडिया इन एयरलाइंस? देखिए ऐसे है कि अब जब कोई भी हादसा होता है, तो इस तरह के सवाल हर देश पे उठते हैं, कोई हमारे देश के साथ कोई नई बात नहीं है। पर जहाँ तक इंडियन एविएशन के सेफ्टी स्टैंडर्ड का सवाल है, तो ऑपरेटर्स के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि दे फॉलो वन ऑफ द मोस्ट विगरस सिस्टम्स। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरे इतने तजुर्बे में मैंने देखा कि बहुत सी बार एक्सीडेंट और सेफ्टी मेजर्स में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। कई बार मैंने कुछ देश हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, छोटे देश हैं, दूर दराज के देश हैं, वहां पे ओवरसाइट बहुत कम है, पर उसके बावजूद कोई हादसा नहीं हुआ। भगवान न करे किसी के साथ हादसा हो। मैं तो हमेशा मनाता हूँ कि सबका जीवन सुखी रहना चाहिए और उनका निरापद रहना चाहिए।
पर हिंदुस्तान के सेफ्टी स्टैंडर्ड में कोई ऐसा ऑपरेटर का कोई कमी नहीं है, क्योंकि इकाओ है या विदेशी एजेंसियां हैं, वो हिंदुस्तान के ऑपरेटर्स को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करती हैं। आपने पीछे देखा होगा कि इकाओ ने काफ़ी हमारी रेटिंग वगैरह पे वो करा, तो डीजीसीए ने, यहाँ पे एक बात जरूर है कि जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी एजेंसी है जिसका नाम डीजीसीए है, जो हमारी मेन रेगुलेटरी एजेंसी है, उसकी कॉम्पिटेंस पे थोड़ा सा मुझे प्रश्न चिन्ह जरूर नजर आता है। क्योंकि उसका जो डीजी है, ये आईएएस को बना देते हैं मोस्टली, जो आईएएस इन वेटिंग होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से बना देते हैं, विच इज ए वेरी हाईली टेक्निकल जॉब। और वो जो है वो जितने नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके साथ जुड़ के जो है उस डिपार्टमेंट को रन करता है। और ये आज से नहीं हो रहा, पिछले 30-35 साल से लगातार ये एक प्रोसेस चल रही है। तो मेरे हिसाब से दैट्स ए वेरी सीरियस सेफ्टी रिस्क। तो ऑपरेटर्स से ज़्यादा हमें सरकार की रेगुलेटरी एजेंसी को देखना होगा। पर उस सबके बावजूद भी जो इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, they are at par, if not better, than all the contemporary countries. जी जी सर, अब मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न ये है कि क्रू फैटीग या पायलट फैटीग, ऐसा कहा जाता है कि ये एक लेटेंट कॉज है एक्सीडेंट का, छुपा हुआ रीजन है, पायलट्स इसको मानते नहीं है, बट वो काफी थके रहने लगे हैं और ये इंडिया में खास करके ये बढ़ता जा रहा है, जो लेटेंट फैटीग ऑफ क्रू है। और 4 से 7% एक्सीडेंट वर्ल्ड वाइड इसकी वजह से माने जाते हैं, हो जाता है। तो इसकी वजह से ये लोग मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन पर आ जाते हैं और वो ये छुपा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से या रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो हमारे यहाँ पे क्या ये ऐसा है कि वी आर फ्लॉगिंग आवर पायलट्स एंड क्रू के उन्हें काम ज्यादा करा रहे हैं? और क्या ये एक रीजन हो सकता है पायलट फैटीग का, कि आप बैठ के कॉकपिट में आप कुछ और सोच रहे हैं और गलती से आपने कोई हैंडल दबा दिया? क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसे है कि 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर साल हम लाखों फ्लाइटें ऑपरेट करते हैं और सब निरापद चलती हैं। एक आध हादसा हुआ है और वो सबके संज्ञान में है। फ्लाइंग के जब तक, जहाँ तक फ्लाइंग का सवाल है, तो जो हमारे एवरेज फ्लाइंग आवर्स हैं क्रू के, वो जो एक लिमिटेड टाइम है, मैक्सिमम 1000 आवर्स पर ईयर, और पर मंथ में वो 100 से क्रॉस नहीं करते हैं। तो जो ऑपरेटर है वो प्रॉपर, उनको जो डिफाइंड रेस्ट टाइम है, जो डिफाइंड फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम है, उसी में यूज़ करता है। और अगर आप इंटरनेशनल एवरेजेस से देखें, यूरोप में, अमेरिका में, तो हमारे क्रू का कोई यूटिलाइजेशन उनसे किसी भी तरह से ज़्यादा नहीं है, बल्कि कुछ हद तक थोड़ा 2-4 घंटे पर मंथ कुछ कम ही होगा। तो अब ये इंडिविजुअल केसेस में कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए तो मैं उसे नहीं कहता, पर ऐसा कोई क्रू फटीग जो है वो वो तो फिर सभी के लिए है। फिर मतलब दूसरी बात ये कि अब आपका प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें आपको प्रॉपर रेस्ट टाइम भी मिलता है। अब जो फ्लाइंग है, तो फ्लॉगिंग जो है, अब मेरा अपना तजुर्बा है कि ये ऐसी कैटेगरी है कि अगर उन्हें 65 घंटे से 70 घंटे करा लीजिए तो वो थक जाते हैं, और 65 से अगर उन्हें 55 घंटे करा लीजिए तो उन्हें लगता है कि फ्लाइंग ही नहीं मिल रही है। क्योंकि लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि जो है जो फ्लाइंग के साथ उनके पेमेंट और सैलरीज रिलेटेड रहती हैं। और इनवेरिएबली इतने सालों में मैंने हमेशा देखा कि क्रू फटीग का फैक्टर जो है, it has been more used as a kind of a tool to negotiate better salary terms rather than addressing the issue of crew fatigue. और जहाँ तक सवाल है, देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेशों में, सारी दुनिया में ये विषय जो है, इस पे लगातार रिसर्च होती रहती हैं और उसमें उनके रेस्ट टाइम बढ़ाए भी गए हैं। कई उसमें तरमीम भी होती हैं। पहले ट्रेनिंग में भी चेंजेस आते हैं। पहले बिहेवियरल ट्रेनिंग पे, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग पे कोई
ध्यान नहीं होता था, वो सब चीज़ें ऐड करी गई हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। तो अब ये तो एक प्रोफेशनल इश्यूज हैं, इनके साथ आप कॉन्स्टेंटली नए नए इश्यूज आते रहते हैं। एक ज़माने में आप लिमिटेड एजुकेशन वाले पायलट होते थे, उनको आप जो है जहाज मैनुअल होता, जहाज में ज़्यादा मैनुअल काम होता था, अब ज़्यादा मशीन का काम हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज होता रहता, तो उसी के हिसाब से वो सब चेंजेस होते हैं। लकीली एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस पर सारी दुनिया का फोकस रहता है, और इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के लिए, ह्यूमन फैक्टर्स के लिए जितनी रिसर्च करी जाती है और उनकी ट्रेनिंग के लिए जितना खर्चा करा जाता है, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं किया जाता। जी। अच्छा, मैं चलते चलते एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मेरे क्वेश्चन तो बहुत एलिमेंट्री हैं। ये दुनिया भर में जनरली, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से कुछ एक्सीडेंट मौसम की वजह से, कुछ एक्सीडेंट बर्ड हिट एक बहुत कॉमन माना जाता है, फिर कुछ हाईजैक मान लीजिए, या कोई किसी ने अंदर से कुछ किया। लेकिन एक यह है कि ह्यूमन एरर है और एक इंजन एरर है, या जो मशीन एरर है। आपके तजुर्बे में मशीन एरर कितनी बार हुआ है, या माना गया है कि मशीन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है? ज्यादातर तो पायलट एरर के, पायलट वो नहीं कर पाया या पायलट ये नहीं कर पाया। मशीन एरर कितनी बार नहीं माना गया है मशीन एरर? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो फैक्टर होता है ह्यूमन एरर का। Almost 66% of accidents are attributable to human error। और वो भी सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में होता है, क्योंकि वही टाइम होता है जब स्किल्स का सबसे एक्सट्रीम यूज होता है। और टेक ऑफ पर्टिकुलरली, लैंडिंग में भी उतना नहीं होता जितना टेक ऑफ में होता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो 5 से 7% फैक्टर्स हैं, जैसे बर्ड हिट है, जिन्हें फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज कहते हैं, करीब 13 to 17% जो है वो एरर वो निकलती हैं, किसी तरह की मैकेनिकल एरर्स और एट्रीब्यूटेबल टू द बिहेवियर ऑफ मशीन। तो ये चीजें, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पर एक बात, बिफोर आई कंक्लूड, आई वांट टू टेल यू कि ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट है, इसको मैंने तो सैकड़ों एक्सीडेंट्स को एनालाइज करा है, और सारी दुनिया के चैनलों पे बोला है उन विषयों पे एज एन एक्सपर्ट। ये एक बहुत ही फ्रीकिश कैटेगरी का एक्सीडेंट है, एक बहुत अच्छा। फ्रीक एक्सीडेंट है, कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा इसकी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और ये थोड़ा इन डेप्थ स्टडी निकालेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि उनमें आपको उसका बिहेवियर देख के अंदाज हो जाता है। वो रिपोर्ट बाद में आती रहती है, पर आपको बहुत जल्दी अंदाज हो जाता है कि किस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। ये वाला एक एक्सीडेंट है, इसमें अभी भी जो है बहुत सारे भ्रम बने हुए हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसे जो सबसे निर्विवाद चीज हुई है वो ये है कि देयर इज बीन लॉस ऑफ पावर। अब लॉस ऑफ पावर कैन बी बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ engine failure, डबल engine failure, it can be because of electrical failure। एक तो वो है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि एक सिंगल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मे नॉट बी द ट्रू थिंग। There may be compounding a few errors, because this is a very significant, क्योंकि there has been an attempt to respond, and that response has not been possible even by the best trained pilots। तो आई थिंक दिस, ये मेरे हिसाब से इसमें आपको थोड़ा तजुर्बा, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटर्स को भी समय देना होगा, और इन्वेस्टिगेटर्स को खुद भी समय लगाना होगा विद द एक्सपर्टीज कि इसके क्या कारण है, इसको खाली एक आई वॉश न करके, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्रीक एक बहुत ही अभूतपूर्व दुर्घटना है। इसको आप नॉर्मल एक्सीडेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच भाई साहब। और हर एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन तो इसीलिए होता है कि अगली बार इस तरह की फिर गलती या इस तरह का एक्सीडेंट ना हो, इसी उम्मीद के साथ कि ये शायद फिर से ना हो। आपका ईश्वर से प्रार्थना है सभी यात्री सुरक्षित रहें, अच्छी यात्रा करें, सुखद यात्रा करें। धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू अजय। थैंक यू। थैंक यू।